आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और इसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स के रिसर्चर के तौर पर जिन्हें हम देखते हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो मुस्तकिल मुसलसल हालात पे नजर बनाए हुए हैं मिडिल ईस्ट के। और ईरान, अमेरिका और इसराइल और फिलिस्तीन में क्या कुछ चल रहा है, पूरी दुनिया पे वैसे आपकी नजर रहती है, लेकिन खास तौर से इन दिनों कि जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का प्रोसेशन चल रहा है, वहां पे आखिरी रस्मात पूरी की जा रही है। कल जिस तरह से हमने देखा कि करोड़ों लोग तेहरान में जमा हुए थे, नमाज जनाजा में शरीक हुए और एक ही डिमांड कि बदला बदला बदला। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। कैप्टन साहब, ये जो गुस्सा है, नाराजगी है अवाम की ईरान में, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, एक ही डिमांड, ईरान इसको कैसे लेगा, कैसे कंट्रोल करेगा अवाम का ये गुस्सा? क्योंकि बहरहाल रहबरे मुअज्जम को शहीद करना, उनको इस तरह से कत्ल कर देना कोई हंसी मजाक नहीं है। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, अगर ईरान के लोगों में गुस्सा है अमेरिका के प्रति या इसराइल के प्रति, तो बहुत ही प्राकृतिक है। ऐसा होना लाजमी है। कोई भी देश जिसको अपने पे फक्र हो, कोई भी मुल्क जिसे अपने पे गर्व हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके देश के टॉप लीडरशिप को दुश्मन देश बातचीत होते वक्त इस तरह से कत्ल कर दे। ये वहशियानापन दिखाता है, इस शब्द का इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। ये दिखाता है कि अमेरिका की सिविलाइजेशन, जाहिर बात है, 250 साल पुरानी है, यानी कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं। इज़राइल भी, ज्यूज भले ही कहते हो कि उनकी सिविलाइजेशन 2500 साल पुरानी है, लेकिन अगर वो दुश्मन के टॉप लीडरशिप को इस तरह से पीठ में सरेआम छुरा भोग सकते हैं जबकि बातचीत चल रही है, आ, तो ये निहायत ही वहशियाना हरकत है इजराइल की भी। खास तौर से जब उन्हें पता था कि आयतुल्लाह अली खमेनी जो हैं वो अपने घर में ही हैं, अपने परिवार के साथ हैं, बेटा, बहू, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर, तो ईरान के लोगों का ये गुस्सा बहुत ही लाजमी है। मैं तो कहता हूं कि दुनिया के हर देश के जो अवाम है उनको ऐसा ही होना चाहिए। अगर आज दुनिया के किसी के देश के आम लोग हैं, उनको कैसा होना चाहिए कि अगर दुश्मन उनके देश नेता को सरेआम कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दे, ऐसा ही होना चाहिए जो अब ईरान में हो रहा है। अब सवाल उठता है कि इस गुस्से को ईरान की सरकार क्या कंट्रोल कर पाएगी? हाँ, ईरान की सरकार ने अलग अलग जरिए से अपने अवाम को बताया है कि ईरान की सरकार जो है अमेरिका से बात कर रही है, इज़राइल को दबा के रखा हुआ है। तो लोगों का जो एक गुस्सा है, ये आप देखेंगे कि अ, कुछ हद तक 9 जुलाई के बाद अंडर कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन ये गुस्सा हमेशा वहाँ रहेगा। 9 जुलाई के बाद क्या होगा जब आयतुल्लाह अली खमेनी को सुपर्द खाक कर दिया जाएगा। आप समझिए 10 जुलाई को या लेटेस्ट 11 जुलाई तक दुनिया के जो ये 70, 80, 90 मुल्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, नुमाइंदे आए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, विदेश मंत्री आए हुए हैं, ये 10 जुलाई 11 जुलाई तक अपने अपने देश वापस लौट जाएंगे। उसके बाद ईरान की सरकार फिर से अपना ध्यान बातचीत की तरफ लगाएगी और सुनने में ऐसा ही लग रहा है कि बातचीत मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में होगी। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं, बिल्कुल ये सही है और ईरान चाहता है। अभी एक और खबर कैप्टन साहब, इस तरह से आपने कभी देखा, जो हम लोग देख रहे हैं कि खबर ये है कि जिस तरह से जनरल वाहिदी 4 महीने उनको ये था कि वो मार दिए गए, ईरान के जनरल वाहिदी जो है, लेकिन 4-5 महीने बाद देखा गया कि वो खामनाई साहब के जनाजे की मुहावजत में बैठे हुए, वहां के उनके करीब में बैठे हुए। अब हंगामा मचा हुआ है, भाई ये कैसे हो सकता है? और अभी ये भी खबर है कि कई और चेहरे सामने आ सकते हैं। ये जंग में कौन सी स्ट्रेटेजी होती? क्योंकि ईरान में इस तरह देखा गया
हाँ डॉक्टर रिजवी, हो ये रहा है कि इसराइल की एक पॉलिसी रही है 1948 1949 से ही, कि वो दुश्मन को मार डालता है। इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने ईरान के साइंटिस्ट को मार डाला। इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को पिछले 10 सालों से मारना जारी रखा है। और इसी पॉलिसी के तहत अब वो ईरान की जो टॉप लीडरशिप हैं, उनको 28 फरवरी को हमला किए। इसराइल यही जो वारदात है, यही हरकत, इस तरह की हरकत हमास के, हिजबुल्लाह या हुती के टॉप लीडरशिप के साथ करता है, कि उनको बस पता लगना चाहिए कहीं से कि ईरान का लीडरशिप कहाँ पर है, किस घर में है, किस गली, किस मोहल्ले में है, और अगले 15 मिनट के अंदर उस घर के ऊपर वो लेजर गाइडेड या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स गिरा देते हैं, जो कि आमतौर पर बंकर बस्टिंग होते हैं, यानी जमीन के नीचे -2, -3, -5 पर जाके फटते हैं। इसराइल ने इस तरह की कामयाबी बार बार हमास के खिलाफ गजा में हासिल की। इसराइल ने इस तरह की कामयाबी हिजबुल्लाह के कमांडर्स के खिलाफ कई बार लेबनान में हासिल की, और वह उसी ड्रिल को ईरान में शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। ईरान में मोसाद बहुत एक्टिव है। ईरान की जो अपनी पॉपुलेशन है, उसमें ईरान के जो लोग हैं, जो कि शाह ऑफ ईरान के टुकड़ों पर पला करते थे 1979 के बाद, ये लोग दगाबाज हैं। ये लोग अभी तक शाह ऑफ ईरान की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। ये लोग अभी तक अमेरिका के और इजराइल के पे लिस्ट में हैं, यानी ये जब जब खबरें देते हैं अमेरिका की सीआईए को या इजराइल की मोसाद को या शिन बेत को, इनको पैसे भी मिलते हैं। तो ईरान के अंदर अंदरूनी गद्दार भी काफी छिपे हुए हैं। जी डॉक्टर रिजवी। हाँ बिल्कुल सही है। एक चीज और कैप्टन साहब, ये अभी जब ईरान जो है वो सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में मसरूफ है, तो इधर देखा जा रहा है कि इसराइल लगातार गाजा में और लेबनान पे हमले कर रहा है, और वहाँ पे जो भी ऑपरेशन है वो चला रहा है। ये तमाम खबरें आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहना जेडी वेंस से कि हम अमेरिका नहीं, सिर्फ हमारे साथ हिंदुस्तान भी है। ये हिंदुस्तान का नाम लेना, हिंदुस्तान पे अपनी निर्भरता दिखाना। पहले तो ये कह रहे थे भाई हम खुद मुख्तार बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, अब हम खैरात नहीं लेंगे, लेकिन अब भारत की दोस्ती का हवाला देना। जबकि भारत ने तो ये साबित कर दिया ईरान में अपना डेलीगेशन भेज करके कि भाई हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हम जो है वो, हमारा ईरान भी दोस्त है और वो हमारा इजराइल भी दोस्त है। तो अब ये कि इस पे निर्भर करना, ये क्या हताशा है, निराशा है, या क्या है बेंजामिन नेतन्याहू? क्या कहना क्या चाहते भारत का नाम लेके? हाँ डॉक्टर रिजवी, हो ये रहा है कि अमेरिका को मालूम है कि भारत अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। जाहिर बात है, सभी के साथ। इसराइल को भी मालूम है कि भारत इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। जाहिर बात है, इसराइल के साथ हमारे डिफेंस कोऑपरेशन पर खास तौर से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका के अलावा इसराइल से भी बड़ी तादाद में हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, हथियार बनाने के क्षेत्र में, रेडार, मिसाइल, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हैं, या अलग अलग तरह की जो स्पाई सिस्टम हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसिंग सर्विलेंस के लिए, ड्रोन्स। तो ये सारे देश जो हैं, खासतौर से अमेरिका और इसराइल, ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आस्ते आस्ते इनके ज्यादा पास चले जाएं, भारत, और हिंदुस्तान आस्ते आस्ते रूस से थोड़ा दूर खिसक जाए। और अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान आस्ते आस्ते ईरान से भी दूर खिसक जाए। लेकिन अमेरिका को पता होना चाहिए कि इसराइल को भी पता होना चाहिए कि ईरान से तो हमारी दोस्ती 2500 साल पुरानी है। 2500 साल पहले ईरान के लोग यहाँ पर आए,
हजार साल पहले हमारे भारतीय व्यापारी ईरान जाते थे व्यापार करने, चाहे कारपेट का व्यापार हो, चाहे मसालों का व्यापार हो। ईरान से तो बड़ी संख्या में इंडिया में आके सेटल हुए और इंडिया में हम उनको इज्जत देते हैं, चाहे ईरानी हो, किसी भी डायनेस्टी से या किसी भी धर्म से बिलोंग। पारसी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ पर हैं। तो हो रहा है कि भारत सरकार ने बार बार कोशिश की है और अभी फिर से एस जयशंकर जी के सामने यही एक चैलेंज है कि बार बार इजराइल को समझाना कि भाई कुछ भी कर लो, हम अमेरिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं, हम इजराइल के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती रखेंगे, लेकिन ईरान को हम छोड़ नहीं सकते। कितनी बड़ी तादाद में हमारे शिया भाई हम भारत में रहते हैं और ट्रेड और बिजनेस की तो बात ही ना करें। देखिए वहां चाबहार पोर्ट है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इंडिया चला रही थी। इंडिया ने 750 मिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है चाबहार में। वो तो अभी इस लड़ाई की वजह से और अमेरिका के दबाव की वजह से अभी चाबहार प्रोजेक्ट बंद है और हमारे सारे इंजीनियर्स और ठेकेदार वहां से वापस आ गए हैं। लेकिन जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो वापस हमारे जो ठेकेदार हैं, हमारी कंपनियां हैं और हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो वापस चाबहार में जाएंगे। ईरान की सरकार ने ऑलरेडी कहा है कि ईरान की सरकार चाहती है कि चाबहार पोर्ट को भारत चलाए। ईरान में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनने वाला है, दुनिया का सबसे ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैं प्रैक्टिकली कह सकता हूँ कि तेहरान से लेके मॉस्को तक चाहे रोड या चाहे रेल के रास्ते एक कनेक्शन बनेगा जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से गुजरेंगे, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया होते हुए पहुंचेंगे मॉस्को। भारत की सरकार वहां इन्वेस्टमेंट भी करना चाहती है, हम वहां पर टेक्निकल सपोर्ट भी देना चाहते हैं। तो अब अमेरिका और इजराइल को समझ आ जाना चाहिए कि भारत इजराइल और अमेरिका के साथ है, लेकिन भारत कभी भी ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। जी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और कैप्टन साहब एक चीज और कि इजराइल की जितनी अमेरिका ने मदद की, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से अमेरिका को टैकल किया इजराइल ने, या आज भी जिस तरह से प्रेशर बना करके एक बिल्कुल अजीब और गरीब, वो आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे में भारत की ये पॉलिसी मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने पुराने लाई को न छोड़ना, क्योंकि इन पे कितना भरोसा किया जा सकता है इजराइल जैसे देशों पे कि अभी जो मुकम्मल तौर पे देश भी नहीं है। हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए हम बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि ईरान के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। हाँ, चालीसदान की जो लड़ाई हुई 1 मार्च के बाद, सबसे अच्छी खबर ये आई सीधा तेहरान से नई दिल्ली तक कि ईरान भारत के किसी जहाज को रोकेगा नहीं। अगर हमारा कोई जहाज ईरान जा रहा है जा सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रोकेंगे। पर्शियन गल्फ कंट्रीज से या ईरान से अगर भारत का कोई जहाज निकल कर आ रहा है अरब सागर की तरफ तो ईरान उसको रोकेगा नहीं। और हुआ भी यही। जो 2 या 3 भारतीय जहाजों पे हमला हुए, बहुत अजीबोगरीब दास्तान है कि वो हमले तो अमेरिका की नेवी ने किए इंडियन शिप्स के ऊपर। तीन जहां तीन। तक अमेरिका की। जी। जी डॉक्टर रिजवी। हाँ नहीं, हमने कहा तीन तीन, तीन जहाजों पे 3। हमले की। जी। तो अब अमेरिका के साथ भारत की जो दोस्ती है वो कई कारणों से पक्की तो है ही। देखिए दोनों ही अच्छी डेमोक्रेसी हैं, दोनों मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, पुरानी डेमोक्रेसी हैं। अमेरिका में लाखों की तादाद में इंडियंस सेटल्ड हो गए हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजन बन गए अमेरिका के। ओसीआई कार्ड होल्डर्स भी लाखों की तादाद में हैं। अमेरिका में हमारे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट गए हुए हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं। अब हमने अमेरिका के साथ क्वाड डील भी साइन की हुई है, जिसके तहत भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आपस में बिजनेस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चरल आदान प्रदान, फाइनेंशियल डील्स करेंगे। अब अमेरिका के साथ हमने 2-3 छोटे छोटे मिलिट्री कॉपरेशन भी साइन किए हुए हैं अमेरिका के साथ।
एक है लॉजिस्टिक्स का लेमुआ नाम दिया गया है। तो अमेरिका को समझना पड़ेगा कि भारत अमेरिका के साथ है, लेकिन इसका मतलब अगर अमेरिका सोच रहा है कि हम ईरान का साथ छोड़ देंगे, तो फिर अमेरिका गलत सोच रख रहा है। इसी तरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की भी है। अब देखिए, 26-27 फरवरी को मोदी जी नेतन्याहू से मिलने गए। उसका एक ही मकसद था कि मोदी जी ने सीधा नेतन्याहू को बताया कि नेतन्याहू को डरने की कोई वजह नहीं है। ये ना सोचे कि भारत ईरान के साथ होकर इजराइल का हाथ छोड़ देगा। दूसरी बात है, मोदी जी ने 26 फरवरी 27 फरवरी को नेतन्याहू को समझाया कि नेतन्याहू ये भी उम्मीद ना करें कि भारत ईरान से दुश्मनी करके इस लड़ाई में इजराइल का साथ देगा। तो बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतन्याहू के साथ कर रखी है। नेतन्याहू को मालूम है, लेकिन वो ठीक है, बीच बीच में उनको जरा अपना एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाना पड़ता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मजबूरी में। जी नहीं नहीं, बिल्कुल। और आखिरी सवाल कैप्टन साहब, ये ईरान ने आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब की तदफीन के सिलसिले में जिस तरह से 100 मुल्कों को बुलाया, और ख़ास तौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं, हालांकि अमेरिका ने 13 मुल्कों को रोका, कामयाबी हासिल की, लेकिन बाकी मुल्क आए, और सबसे बड़ी नज़र थी सऊदी अरब में, अफगानिस्तान, तुर्की, कतर, ये तमाम जो ममालिक हैं, तो इसे कितनी बड़ी कामयाबी ईरान की मानते हैं। और फिर वहाँ पे जिस तरह की कुरान की आयतें पढ़ी गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई, कैप्टन साहब। हाँ, डॉक्टर ऋषि, देखिए, सब अरब मुल्कों को, पर्शियन गल्फ के आसपास जितने देश हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि ईरान ने तो कभी उन पर हमला नहीं किया, कभी नहीं किया। मेरे को तो एक भी वाकया याद नहीं आ रहा। 1 मार्च के पहले की बात कर रहा हूँ। देखिए, 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। क्या 1990 के दशक में, 2010 2020 के दशक में कभी ईरान ने किसी गल्फ मुल्क पर हमला किया? नहीं। हाँ, इराक के साथ एक झड़प हुई थी, लेकिन वो सद्दाम हुसैन के टाइम में हुई थी। वो 70 के दशक में हुई थी। वो बात, वो जमाना गया। तो जितने गल्फ मुल्क हैं, इनके यहाँ टॉप लीडरशिप, टॉप सुल्तान, प्रिंस, शेख, अमीर सब गए। तो इन सबको समझना पड़ेगा कि ईरान दोस्ताना रवैया रखता है। और जाहिर बात है, ये सबको राष्ट्रपति पेजेश्किन ने तो 1 to 1 फोन करके समझाया कि जो थोड़ी बहुत मिसाइलें छोड़ी गई, वो एक भी मिसाइल इन देशों के खिलाफ नहीं थी। वो थी अमेरिकन एम्बेसी के लिए इन देशों में। वो मिसाइलें ईरान ने छोड़ी इन देशों में जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बेस हैं या उनके जो हथियार हैं अमेरिका के, उन पर। अब अमेरिका का पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अगर कुवैत में लगा हुआ है, तो हमला कुवैत पर नहीं है। ईरान ने वो मिसाइल दागी है अमेरिका की उस पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में जो कुवैत में लगी है। और हर रोज देखिए, रेडार से सब पता लग जाता है। हर रोज इन्हीं देशों की एयरफोर्स बेसिस से, सऊदी से खास तौर से यूएस एयरफोर्स के जहाज टेक ऑफ करते थे और आकर ईरान पर बमबारी कर रहे थे। वो रेडार में दिख रहा है ना, रिकॉर्डिंग है उसकी, वो डेटा में रहता है। तो बार बार ईरान ने, खासतौर से राष्ट्रपति पेजेश्किन ने, सब ने, या सऊदी हैं, उनको समझाया है कि भाई हमला तुम पर नहीं है। अब वेस्टर्न मीडियम बात का पतंगड़ बना देता है। एक होटल पे गिर गया जी मिसाइल। अरे भाई, वो होटल जो था, वो अगर अबू धाबी में था, उसमें रह कौन रहा था 5 स्टार होटल में? सारे सीआईए एजेंट। शुरुआती दौर में 10-12 और बाद में 100-100, 200-200 सीआईए एजेंट। उस होटल में रह कौन रहा था? अमेरिकन एम्बेसी का स्टाफ। अमेरिकन एम्बेसी जब बम गिरा तो वो सारे दौड़े, कहाँ रहेंगे? तो वो अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ रहते थे होटल में। लेजिटिमेट टारगेट ईरान के लिए। अच्छा, जब अमेरिका की फौज वहां डिप्लॉय हुई, हजारों की तादाद में, दसियों हजार, 10,000 15,000 ट्रूप्स डिप्लॉय हुए एडिशनल,
तो ये कहाँ रहेंगे? रेगिस्तान में तंबू लगा के रहने की तो उनकी आदत नहीं है। तो ये सारे 5 स्टार होटल में रहते थे। और ठीक है, सही या गलत, ये जितने 5 स्टार होटल गल्फ कंट्रीज में उनके जो स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ होते हैं, हाइजीन स्टाफ होते हैं, सफाई दफाई करते हैं, केटरिंग स्टाफ होता है, बार में स्टाफ होता है, ये सब इनकी सहानुभूति लोअर लेवल पर जो थी, ये स्टाफ की सहानुभूति ईरान के साथ थी। तो ये जाके बता देते थे वहां पर कि भाई हमारे होटल के चौथी मंजिले में रूम नंबर 12 से लेके 18 तक अमेरिकन आर्मी के लोग ठहरे हुए हैं। तो ईरान अगले दिन होटल पे एक दाग देता था और पश्चिमी मीडिया ने बना दिया नहीं नहीं ये होटल पे मार रहे हैं। नहीं, वो होटल नहीं था, वो सीआईए एजेंट्स, अमेरिका की आर्मी के लोग रह रहे थे वहां पर। जी बिल्कुल। तो बहरहाल ये मौका बहुत अच्छा था और ईरान जाहिर सी बात है कि अपने आप को हालत जंग में भी समझ रहा है। एमयू साइन हुआ है, बात आगे बढ़ रही है और हम सब यही उम्मीद करेंगे कि बड़ा पॉजिटिव रहे और हिंदुस्तान, जैसा कि आपने कहा, बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम तर सियासत के बावजूद इतना जरूर ख्याल रखा जा रहा है कि जो हमारे पुराने लाई हैं उनको न छोड़ा जाए, क्योंकि इससे सिवाय नुकसान के कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी अपडेट होगी उस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।